में सिर झुकाता हूँ। 10 साल पहले जब मैं युवावस्था की दहलीज पर खड़ा था तो आपने मुझसे कहा था कि मैं बाहर निकलूं और मर्द बनकर दिखाऊं, बजाय इसके कि मैं आपकी दौलत विरासत में मिलने का इंतजार करता रहूं। आपने मुझे काफी धन दिया था, आपने मुझे काफी बुद्धिमत्ता भी दी थी। जहां तक धन का सवाल है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं उसे ठीक से संभाल नहीं पाया। सच तो यह है कि मेरे अनुभवहीन हाथों से धन उसी तरह फिसल गया जिस तरह जंगली खरगोश पहला मौका मिलते ही उसे पकड़ने वाले बच्चे के हाथों से निकल भागता है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बोलो बेटे, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैंने निनेवा जाने का फैसला किया क्योंकि उस शहर में तरक्की की संभावनाएं ज्यादा दिख रही थी। मुझे विश्वास था कि मुझे वहां बहुत से अवसर मिलेंगे। मैं एक कारवां में शामिल हो गया और उसमें मेरे बहुत से दोस्त बन गए। उनमें 2 मधुरभाषी लोग भी थे जिनके पास एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा था जो हवा की गति से भागता था। यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि निनेवा में एक दौलतमंद आदमी है जिसके पास इतना तेज घोड़ा है कि वह कभी नहीं हारा है। उसके मालिक को यकीन है कि दुनिया का कोई भी घोड़ा उससे तेज नहीं भागता है। वे लोग अपनी रकम को दांव पर लगाने जा रहे हैं कि वह घोड़ा बेबीलोन के सारे घोड़ों से ज्यादा तेज भाग सकता है। मेरे मित्रों ने कहा कि उस घोड़े के सामने उनका घोड़ा तो एक कमजोर खच्चर है जिसे बहुत आसानी से हराया जा सकता है। उन्होंने मुझ पर कृपा दिखाते हुए मुझे भी उस दांव में हिस्सेदार बना लिया। मैं इस योजना पर मोहित था। हमारा घोड़ा बुरी और ज्यादातर तरह हार गया। मैंने अपना धन गंवा दिया। यह सुनकर अरकाद को हंसी आ गई। बाद में मुझे पता चला कि वह उन धोखेबाजों की चालाकी भरी योजना थी और वे लगातार कारवां में अपने शिकार की तलाश में यात्रा करते हैं। निनेवा का वह आदमी उनका पार्टनर था और वे लोग दांव पर लगाए गए पैसों को आपस में बांट लेते थे। इस चालबाजी ने मुझे सतर्क रहने का पहला सबक सिखाया। जल्दी ही मुझे एक और इतना ही कटु अनुभव होने वाला था। कारवां में एक और युवक मेरा मित्र बन गया था। उसके माता पिता दौलतमंद थे और वह भी मेरी ही तरह व्यवसाय के लिए निनेवा जा रहा था। हमारे पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसने मुझे बताया कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से उसकी दुकान में भरा पूरा सामान और उसकी दुकान का नाम बहुत कम कीमतों पर मिल रहा है। उसने कहा कि हम बराबरी के पार्टनर होंगे, परंतु पहले उसे बेबीलोन जाकर धन लाना होगा। उसने मुझे राजी कर लिया कि मैं अपने धन से उस दुकान को खरीद लूं और वह बाद में जाकर अपने हिस्से का धन ले आएगा। क्योंकि दुकान में बाद में भी धन की जरूरत पड़ना थी, इसलिए मैं इसके लिए तैयार हो गया। वह बेबीलोन जाने में टालमटोल करता रहा। काफी समय बीत गया। इस दौरान उसने यह साबित कर दिया कि उसमें खरीदने और खर्च करने की समझ नहीं थी। मैंने उसे आखिरकार बाहर निकाल दिया, परंतु तब तक व्यवसाय की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमारे पास सिर्फ वही सामान बचा था जो बिक नहीं सकता था। अब हमारे पास बाकी सामान खरीदने के लिए धन भी नहीं बचा था। बचे हुए सामान को मैंने इजराइल के एक व्यक्ति को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दिया। पिताजी, जल्दी ही मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। मैंने नौकरी की तलाश की जो मुझे नहीं मिली क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ज्ञान या प्रशिक्षण नहीं था जिसके माध्यम से मैं कमा सकूं। मैंने अपने घोड़े बेच दिए, मैंने अपना गुलाम बेच दिया, मैंने अपने अतिरिक्त कपड़ों को भी बेच दिया ताकि मुझे भोजन और सोने की जगह मिल सके। परंतु हर दिन घोर गरीबी मेरे करीब आती जा रही थी। लेकिन उन दुख भरे दिनों में भी यह याद रहा कि आपको मुझ पर विश्वास था। आपने मुझे मर्द बनने के लिए भेजा था। मैं मर्द बनने के लिए संकल्पवान था। नोमाजीर की मां ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सुबकने लगी। उस समय मुझे आपका दिया वह मृदा पत्र याद आया जिस पर धन के 5 नियम लिखे थे। मैंने आपकी समझदारी के शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद मुझे यह एहसास हो गया कि अगर मैंने इन समझदारी के शब्दों को पहले पढ़ लिया होता तो मेरा धन नहीं डूबता। मैंने हर नियम याद कर लिया और यह संकल्प किया कि जब सौभाग्य की देवी मुझ पर मेहरबान होंगी तो मैं जवानी की अनुभवहीनता से नहीं बल्कि उम्र की बुद्धिमत्ता से अपनी दिशा तय करूंगा। आज रात
जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लाभ के लिए मैं अपने पिता के महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ना चाहूंगा, जो उन्होंने मुझे 10 साल पहले दिए मृदा पत्र पर लिखे थे। धन के 5 नियम। पहला, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी के कम से कम 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। दूसरा, धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। तीसरा, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। चौथा, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो उसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। पांचवां, धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। ये धन के वे 5 नियम हैं जो मेरे पिताजी ने लिखे थे। मैं उन्हें सोने से भी ज्यादा मूल्यवान मानता हूँ, जैसा मैं आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। वह एक बार फिर अपने पिता की ओर मुड़ा। मैंने आपको बता दिया है कि अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं गरीबी और निराशा की गहराई में पहुंच गया था। बहरहाल, संकटों की कोई श्रृंखला ऐसी नहीं होती जो कभी खत्म न हो। मेरे संकटों का दौर भी आखिरकार तब खत्म हुआ जब मुझे एक नौकरी मिल गई। मुझे शहर की नई बाहरी दीवार पर काम करने वाले गुलामों का मैनेजर बना दिया गया। धन के पहले नियम के ज्ञान का लाभ उठाते हुए मैंने अपनी पहली आमदनी में से 10वां हिस्सा यानी तांबे का एक सिक्का बचा लिया और मौका मिलते ही इसमें सिक्के जोड़ता रहा जब तक कि यह चांदी के सिक्के में नहीं बदल गया। यह बहुत धीमा काम था क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। मैंने बहुत किफायत से खर्च किया क्योंकि मैं यह संकल्प कर चुका था कि 10 साल बाद मैं आपको उतना धन लौटा दूंगा जितना आपने मुझे दिया था। गुलामों के मालिक से मेरी मित्रता हो गई। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम एक किफायती युवक हो जो अपनी कमाई को उड़ाते नहीं हो। क्या तुम्हारे पास ऐसा धन है जो काम में न आ रहा हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं उतना धन कमा लूं जितना मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, परंतु जिसे मैंने अपनी मूर्खता से गंवा दिया है। यह बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा है, परंतु क्या तुम जानते हो कि तुमने जितना धन बचाया है वह तुम्हारे लिए मेहनत करके और ज्यादा धन कमा सकता है। इस मामले में मेरा अनुभव बुरा रहा है क्योंकि मेरे पिता का दिया धन मुझसे दूर चला गया है और मुझे डर है कि कहीं मेरी बचत का भी यही हाल न हो। उसने जवाब दिया, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो मैं तुम्हें धन के लाभकारी प्रबंधन के बारे में एक सबक सिखाना चाहूंगा। 1 साल में शहर की बाहरी दीवार पूरी बन जाएगी और प्रवेश द्वार पर लगाने के लिए कांसे के बड़े दरवाजों की जरूरत होगी ताकि शहर शत्रुओं से सुरक्षित रहे। इन दरवाजों को बनाने के लिए निनेवा में पर्याप्त धातु नहीं है और राजा ने इस बारे में सोचा ही नहीं है। मेरी योजना है कि हम लोग अपना धन इकट्ठा करके तांबे और टीन की खदानों तक कारवां भेजें जो बहुत दूर है। वहां से हम निनेवा के दरवाजों के लिए धातु मंगवाएंगे। जब राजा कहेगा बड़े दरवाजे लगाओ तो सिर्फ हमारे पास ही उतनी धातु होगी जिससे दरवाजे बन सकें। इसके बदले में राजा हमें ऊंचे दाम देगा और अगर हम यह मान भी लें कि राजा हमसे धातु नहीं खरीदेगा तो भी हमारे पास धातु तो रहेगी जिसे हम ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। नोमाजिर ने कहा। उसके प्रस्ताव में मुझे तीसरे नियम की झलक दिखाई दी। तीसरे नियम के अनुसार अपनी बचत का निवेश समझदार लोगों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। ऐसा करने के बाद मैं निराश नहीं हुआ। हमारी योजना सफल हुई और उस सौदे की सफलता के बाद मेरा छोटा सा धन संग्रह विशाल संग्रह बन गया। बाद में इस समूह ने मुझे अन्य निवेशों में भी हिस्सेदार बना लिया। वे लोग धन के लाभकारी प्रबंधन में निपुण थे। कोई भी काम करने से पहले वे बहुत सावधानी से योजना बनाते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके मूलधन पर जरा भी आंच न आए।
वे ऐसे निवेशों में हाथ नहीं